ऑल ऑफ यू एसबीएन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन, और इसका जो आधा भाग है वो लगभग हम पढ़ चुके हैं, यानी केंद्र की जो जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चंबल घाटी नदी परियोजना, यानी ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर 1953 में ये प्रारंभ की गई थी और इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में प्रारंभ की गई थी। यानी ये जो नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये लगभग 1953 में शुरू की गई थी। और क्योंकि ये जो नदियाँ हैं, चंबल नदी जो है, इसके प्रवाह से भूमि अपरदन और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, तो इन आपदाओं से बचने के लिए जो है 3 चरणों में इसको पूरा किया गया था। अब देखते हैं 3 चरणों में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, उसके बाद में नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। यानी कि हम देखते हैं तो सबसे पहला जो चरण हुआ है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, जहाँ पर मंदसौर जिला जो है वहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और नहर प्रणाली का निर्माण किया गया है। उसके बाद दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण में कोटा में बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है ना। तो यानी 3 चरणों में पूरा हुआ है। तो सबसे पहले चरण में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है। दूसरे चरण में चित्तौड़ में रावत भाटा जो जगह है वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले जो हैं उनकी सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है ना, यानी कोटा बैराज जो है वहाँ से नदियों में, नहरों में, ये जो नहरें हैं इनके माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज के से इस नहर को निकाला गया है। यानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको क्यों निकाला गया है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है और जो भूमि है बहुत सारी वो व्यर्थ पड़ी है ना। क्योंकि वहाँ पेयजल ही आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहाँ कृषि के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। तो वह जो भूमि है वो व्यर्थ पड़ी हुई है ना, उस भूमि का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज और रावी नदी जो है इनके संगम पर हरिके बैराज बनाया गया और उससे जो है नहर निकाली गई है। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। यानी अगर हम देखें तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ना, और जिसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है, और जिसमें से भी हम देखते हैं लगभग 169 किलोमीटर तो पंजाब में ये बहती है, लगभग 14 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरती है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो राजस्थान में। यानी बहुत लंबा क्षेत्र जो है इसका राजस्थान में, इसीलिए इसको राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों 29 कस्बों तथा 3461 कस्बों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यानी ये जो नदी बहती है इस नदी से राजस्थान में 9 जिलों में 29 कस्बों में और 3461 गांवों में जो है पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है ना। यानी कि 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था, जिसमें राजस्थान के फीडर भी आते हैं। फीडर वो जगह होती है जहाँ का पानी कभी काम में नहीं लिया जाता है ना, उसको फीडर कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 चरणों में जो है इसको पूरा किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है, तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसका जो आरंभिक स्थल है वो मसीतावली तक है ना। यानी जो राजस्थान फीडर है वो आरंभिक स्थल से लेकर के मसीतावली तक है ना। यानी वो क्षेत्र जो है फीडर क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का जो भाग। अब हम देखते हैं कि राजस्थान फीडर जो है आरंभिक स्थल से मसीतावली तक
मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग है। मतलब कि हम देखते हैं कि राजस्थान फीडर जो है वो आरंभिक स्थल से लेकर के मसीतावली तक माना जाता है, उसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। उसके बाद अगर मुख्य नहर हम देखें तो मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक मानी जाती है। अब ये जो हमने देखा मसीतावली से मोहनगढ़ तक जो लंबाई है उसकी वो देखते हैं हम, लगभग 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर है ना, यानी अलग अलग जो है उसका जो लंबाई है वो हम बता रहे हैं। तो जो पहला था मतलब जो राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई तो लगभग 204 किलोमीटर है आरंभिक स्थल से लेकर के मसीतावली तक, और मसीतावली से मोहनगढ़ तक की लंबाई है लगभग 445 किलोमीटर। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थलों में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि ये जो नहर है इसके द्वारा थार मरुस्थल जो क्षेत्र है वहाँ पे क्योंकि सिंचित क्षेत्र का विकास करना है ना, यहाँ की वहाँ अभी कहा गया कि भाई वहाँ की जो भूमि है वो व्यर्थ पड़ी हुई है, तो उस भूमि को सिंचित भूमि बना करने के उद्देश्य से जो है यहाँ पर बहुत सारी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जो है 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप नहीं है, तो इसीलिए पूर्व की ओर ऊंचाई ज़्यादा थी, तो वहाँ से लिफ्ट नहरें बनाई गई है। और ये लिफ्ट नहरें जो हैं क्या है, तो जो जल है उस जल को ऊपर उठा करके छोटी छोटी नहरें जो होती हैं उनमें डाला जाता है ना, इसको ही कहते हैं लिफ्ट नहरें। यानी इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जो छोटी नहरें हैं उनका मतलब जो छोटी नहरों में, क्योंकि ऊंचाई की वजह से छोटी नहरों में जल नहीं जा पाता है, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है कि ताकि जल का पानी जो है उसका स्तर ऊंचा हो और उसे ऊंचा करके इन छोटी छोटी नहरों तक पहुंचाया जा सके, इसको कहेंगे हम लिफ्ट नहर। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो लिफ्ट नहरों के माध्यम से जो है बहुत सारे कस्बों और शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। छोटी छोटी नहरों से लोग जो है जल आपूर्ति पूरी कर पा रहे हैं अपनी। और ये जो लिफ्ट नहरें हैं इनकी कुल संख्या लगभग 7 है। हम देखते हैं कि 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है उसको इस जल से सिंचित करने का उद्देश्य बनाया गया है ना। और अब ये जो परियोजना है इस परियोजना को बाड़मेर का जो गडरा रोड है वहाँ तक बढ़ा दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान एवं गुजरात की यह संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में आरंभ हुई। यानी कि ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और विंध्याचल पर्वत जो है वहाँ से जो निकलती है नदी माही नदी है ना, उस माही नदी पे 1971 में जो है इसको शुरू किया गया था। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई थी। यानी क्यों इस योजना को प्रारंभ किया गया था, तो ये इसलिए प्रारंभ किया गया था कि ये जो नदी है ये नदी बहती थी और बह करके इसके जो प्रवाह मार्ग हैं यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना और सिंचाई करना यहाँ पर और विद्युत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सारे उद्देश्य जो है इस नदी पर घाटी परियोजना के था, है ना, माही नदी का। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कड़ाना बांध बनाया गया। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 जो है बांध बनाए गए हैं प्रमुख रूप से। तो पहले तो राजस्थान के बांसवाड़ा में बनाया गया है बोरखेड़ा नाम की जगह पे, और उसके बाद जो है मतलब बोरखेड़ा नाम की जो जगह है वहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और बाद में गुजरात ने जो है गुजरात सरकार ने अपनी लागत से एक कराना बांध बनाया है जो कि कडाना बांध बनाया है, जो कहाँ पर है वो गुजरात में है। ठीक है। नहर प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। यानी नहर प्रणाली को विकसित करने का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से जो मुख्य बांध है वहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे जो है एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है ना।
और विद्युत तंत्र जो है उसके विकास के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो 2 विद्युत गृह का निर्माण किया गया है ना, मुख्य बांध पर ही। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि इन्होंने उद्देश्य बनाया था कि भाई जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जल की आपूर्ति करनी है और साथ में विद्युत आपूर्ति करनी है, तो उस उद्देश्य से एक तो कागदी पिकअप बांध बनाया गया है और विद्युत गृह जो है वो स्थापित किए गए हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं बीसलपुर परियोजना। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व अब हम बीसलपुर परियोजना पढ़ते हैं। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल है ना, यानी ये जो परियोजना है बहुउद्देशीय जल परियोजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना और पेयजल उपलब्ध करवाना। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि बीसलपुर परियोजना जो है वो कहाँ बनी हुई है, तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बा जो है वहाँ पर बीसलपुर नाम का जो स्थान है वहाँ पर बनास नदी पर बनाया गया एक बांध है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 574 मीटर है और ऊंचाई जो है लगभग 39.5 मीटर ऊंचा है वो, ठीक है। मतलब 474 मीटर तो वो लंबा है और 39.5 मीटर वो ऊंचा है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 356 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध 256 गांवों में सिंचित हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो योजना है इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई जल उपलब्ध करवाया जा रहा है और वहीं जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और बीच में आने वाले जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों को पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। और वहीं टोंक जिले के लगभग 256 गांव ऐसे हैं जिनको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है इस बीसलपुर बांध परियोजना से, है ना। आगे हम पढ़ते हैं अब राजस्थान की जो है अन्य परियोजनाएं पढ़ते हैं। यानी अभी तक जो हमने पढ़ी वो तो थी राजस्थान की बहुत प्रमुख जल परियोजनाएं। उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की अन्य प्रमुख परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहली है जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया। यानी जाखम नदी जो है जाखम नदी पे चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर और प्रतापगढ़ जो है उनके आदिवासी क्षेत्र जो थे उनको सिंचित करने के उद्देश्य से अनूपपुरा में बांध बनाया गया जाखम नदी पे और उसका नाम है जाखम बांध। और इससे लगभग 13 किलोमीटर दूर नगरिया गांव है जहां पर एक पिकअप नहर प्रणाली भी बनाई गई है। मतलब पिकअप बनाए गए हैं, वहाँ पे पिकअप नदियाँ बनाई गई, नहर प्रणालियाँ स्थापित की गई। अगला पढ़ते हैं हम सोम अम्बा कमला परियोजना। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा गांव में बांध का निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यानी सोम कमला अम्बा परियोजना जो है इसको हम देखते हैं तो सोम नदी जो है वहाँ पर बांगड़ क्षेत्र है, उस बांगड़ क्षेत्र को मतलब सोम नदी जो है उसका उद्देश्य ये था कि जो बांगड़ क्षेत्र है उस बांगड़ क्षेत्र को सिंचित किया जाए, है ना। इसीलिए कमला अम्बा गाँव जो है वहाँ पर बांध का निर्माण किया गया सोम नदी पर। और इससे डूंगरपुर ज़िले का जो आसपुर है और उदयपुर की जो सलुम्बर तहसील है ना, इन गांवों को सिंचाई की सुविधा जो है वो मिल गई, यानी सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। अब पढ़ते हैं मेजा गांव। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। यानी मेजा बांध जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो भीलवाड़ा जिले का जो मांडलगढ़ है वहाँ मांडलगढ़ में ही मेजा गाँव है और उस मेजा गाँव में कोठारी नदी पे मेजा गाँव बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है। अब बांध से मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया है। तो बांध से जो है मत्स्य पालन व नहर प्रणाली जो है उनका विकास किया गया है, मछली पालन का उत्पादन स्थापित किया गया है और नहर प्रणाली विकसित हुई है। अगला पढ़ते हैं हम सिद्धमुख परियोजना। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजना किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। इस तरह से होगा ये। चलो अगर हम देखें तो सिद्धमुख परियोजना जो है रावी व्यास
इनके अतिरिक्त जो है जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नोहर भादरा तथा चूरू जिले की जो तारानगर है, राजगढ़ तहसील है, लगभग ये सारी तहसीलों को मिला करके 33,000 हेक्टेयर भूमि जो है उसको सिंचित करने के लिए इस सिद्धमुख परियोजना का प्रयोग किया जाता है। यानी रावी और व्यास नदी जो है वहाँ से जो अतिरिक्त जल निकलता है, उस अतिरिक्त जल का उपयोग करके ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगभग 33,000 हेक्टेयर भूमि जो है उसको सिंचित किया जाता है इस नदी परियोजना के द्वारा। अब पढ़ते हैं नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालौर को पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी नर्मदा नदी जो है, नर्मदा परियोजना जो है ये क्या है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जिससे कि बाड़मेर और जालौर के जो क्षेत्र हैं उनको पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर आयरनपुरा पाली में बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकाल कर पाली व जालौर में सिंचाई की जाती है। यानी जवाई बांध परियोजना जो है ये क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी की एक सहायक नदी है जवाई नदी, और ये जवाई नदी पर ही आयरनपुरा पाली में जो है एक बांध बनाया गया है। इस बांध से लगभग 176 किलोमीटर जो है नहर निकाली गई है और इन नहरों के माध्यम से पाली और जालौर जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम पांचना बांध। तो करौली जिला में गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है जिससे टोडाभीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। यानी कि करौली में है ये पांचना बांध और 5 नदियों के संगम पे ये बना हुआ है, इसलिए इसको पांचना बांध कहते हैं, है ना। और ये मिट्टी का बना हुआ बांध है और इससे हिंडौन, टोडाभीम, गंगापुर इन सारे जो क्षेत्र हैं इनको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया है। यानी अगर हम देखें तो ये जो परियोजनाएं हमने प्रमुख रूप से पढ़ी राजस्थान की, इसके अलावा लगभग 40 परियोजनाएं और हैं छोटी छोटी जिनसे राजस्थान के कई जिलों में और कई जो है स्थानीय क्षेत्रों पर जल की सिंचाई के लिए और जल प्रबंधन जो है वो किया जा रहा है। अब देखते हैं हम जल संरक्षण। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों तथा झीलों अथवा छोटे जल स्रोत में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग लिया जा सके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ, साहूकार तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण कराया है। मतलब कि हम देखते हैं कि जल संरक्षण जो है वो क्या है, अगर प्रमुख रूप से हम समझें तो जल प्रबंधन ऐसी है कि जो वर्षा जल है उस वर्षा जल को उसका इस तरह से प्रबंध किया जाए कि ताकि जल की आपूर्ति जो है उससे की जा सके, उसको कहेंगे हम जल प्रबंधन। और हम देखते हैं कि प्राचीन काल से जो है ये जल प्रबंधन की पद्धति जो है हमारे भारत में जो है प्रचलित रही है। तो अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य से जो है कई सेठ, साहूकार जो रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने अपने अपने काल में बहुत सारे कुएं, बावड़ी, तालाब, झीलें इस तरह से जो है बनवाई हैं। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया था। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे, अगर हम देखें प्राचीन काल में हमें जल संरक्षण की बहुत सारी पद्धतियाँ देखने को मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे कुंड, कूप, नहरें ना होने के प्रमाण मिलते हैं हमको। वहीं हम अगर देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने सुदर्शन झील बनवाई थी, है ना, गुजरात में, और गुजरात के सौराष्ट्र में जो है उसने सुदर्शन झील बनवाई थी। उसके अलावा हम देखते हैं चालुक्य शासक जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे एनीकट और बांध जो हैं वो बनवाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण है कि प्राचीन काल में जल संरक्षण की पद्धतियों को अपनाया जाता था। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा से बनी रही है। इसी कारण स्थानीय राजा तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा,
नाड़ी, कुएं, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया है, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल स्रोत रहे हैं। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के रूप में भी उपयोगी रहे हैं। यानी कि हम देखते हैं, अगर राजस्थान में हम देखें तो हमेशा यहाँ पर मानसून की कमी रही है, जल जो है वो यहाँ पर बहुत कम ही रहा है, यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम रही है। तो इस वजह से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ प्रमुख रूप से ये जो जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जल की व्यवस्था बहुत कम रही है, तो इसलिए प्राचीन काल से ही शासकों ने यहाँ जल संरक्षण की पद्धतियों को अपनाना शुरू कर दिया है। तो हम देखते हैं अब राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। इसमें सबसे पहला है बावड़ी, चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब व स्तंभ व झरोखे होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत तथा सामाजिक होता था। बावड़ियों राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा गया है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। यानी अगर हम देखें तो जो बावड़ी है या तो चतुष्कोणीय, गोल, वर्तुलाकार, इस तरह से अलग अलग आकारों में हो सकती है ना। लेकिन अगर हम देखें तो ये जल स्रोत का जो है प्रवेश मार्ग जो होता है, यानी जल ऊपर से आ रहा है और प्रवेश मार्ग से लेकर के और मध्य मार्ग तक ईंटों से कलात्मक रूप से जो है पत्थर बना दिए जाते थे ना। इस पे कहने का मतलब बावड़ी जो है ऐसी होती है जिसके चारों तरफ लगभग सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है और वहाँ बहुत सारे जल देवता और स्थानीय देवताओं की मूर्तियाँ लगा दी जाती हैं। बहुत ही कलात्मक रूप से इसको सजाया जाता है ना। और होता क्या है कि जो सीढ़ी नुमा क्षेत्र होता है वहाँ से जल प्रवेश करता है और प्रवेश करके नीचे बहता हुआ चला जाता है और अंदर जो है बहुत गहरा एक कुआं बना होता है और उस कुएं में जल एकत्रित हो जाता है और बाद में उसी कुएं के जस्ट पीछे ही एक छोटा कुआं और मतलब एक बड़ा और गहरा कुआं और बना दिया जाता है, ताकि जब ये आगे वाला कुआं भर जाए और इसका जो अतिरिक्त जल है वो बह करके अगले कुएं में चला जाए। और इसका जो तला होता था उस तले को जो है कच्चा रखा जाता था, ताकि जल जो है नीचे ज़मीन में चला जाए और जो भूमि है उसको सिंचित करे। तो इस तरह से इनका निर्माण किया जाता था। और क्योंकि बूंदी में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ देखने को मिलती है, इसलिए इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। और बहुत सारी और बावड़ियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे जोधपुर की तापी बावड़ी है और दौसा की भाड़ारेज बावड़ी है, चित्तौड़ की बिनाता बावड़ी, आभानेरी की जो है चांद बावड़ी, ये सारी जो है प्रसिद्ध मानी जाती हैं। दूसरा अगर हम देखें जल संरक्षण की पद्धति जो प्राचीन काल में अपनाई जाती तो उनमें से एक है तालाब। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी तथा मेजा तालाब, भीलवाड़ा में बानकिया तथा सेनापानी तालाब, चित्तौड़ जिले में गड़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। यानी तालाब अगर देखें तो तालाब जो है कहीं ना कहीं पशुधन के लिए और मानव पेयजल के लिए स्रोत रहे हैं। ज़्यादातर ढालू मिट्टी जो है वहाँ पर तालाबों का निर्माण किया गया है, हम देखते हैं राजस्थान में। और इनको जो है कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक रूप से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग जो है इनको अपने आप ही संरक्षित रखें। यानी जो तालाब है जो उन तालाबों को कहीं ना कहीं समाज से जोड़ दिया गया है या किसी न किसी धार्मिक उसके साथ कहानी जोड़ दी गई है, ताकि लोग अपने आप उसको संरक्षित रखें। आगे पढ़ते हैं हम। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही हैं। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें जहां स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही, वहीं अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही। इन झीलों में अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछौला तथा फतेह सागर, चूरू की तालछापर, जालौर का बाकली बांध, टोंक का टोरडी सागर,
पाली का सरदार समंद और बूंदी की नवलखा। यानी अगर हम देखें तो सिंचाई और पेयजल के लिए जो है कहीं ना कहीं झीलें भी बहुत उपयोगी रही हैं, राजाओं के द्वारा, बंजारों के द्वारा या स्थानीय शासकों के द्वारा। इस तरह से कई तरह से जो है झीलों का निर्माण भी प्राचीन काल में करवाया गया है। और हम देखते हैं कि जो झीलें हैं, ये झीलें कहीं ना कहीं सिंचाई और पेयजल के लिए तो उपयोग में आती थी, लेकिन कभी कभी जब अकाल की स्थिति हो जाती थी तो यही झीलें जो है जल जीवनदायिनी साबित होती थी और इनसे जो है जल लिया जाता था। तो अलग अलग झीलें जो है जगह अलग अलग जगहों की प्रसिद्ध है। जैसे हम देखते हैं अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछौला झील, फतेह सागर झील, है ना, टोंक की टोडरी सागर, पाली का सरदार समंदर। तो इस तरह से अलग अलग झीलें जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं नाड़ी। सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष बाहर निकाला जाकर और नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का स्रोत रही है। यानी अगर हम देखें तो नाड़ी जो है तालाब का ही एक छोटा रूप होती है ना, और ये जो है पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है क्या किया जाता है, मिट्टी को खोद करके एक ऐसी 4-5 मीटर गहरी जगह बना दी जाती है जहाँ पर वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है ना। अब होता क्या है कि वर्षा जल के साथ साथ वहाँ पर मिट्टी भी बह के आती है साथ में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये नाड़ियाँ जो है इनमें पानी बहुत कम समय के लिए रहता है, क्योंकि मिट्टी से भर जाता है का आधा, तो है ना, उसके बाद फिर पानी भरता है तो बहुत कम जो है इसमें पानी रह जाता है। और हर वर्ष जो है इसकी मिट्टी को खाली किया जाता है और उसको वापस गहरा किया जाता है ताकि दोबारा जो इसमें पानी भरे, वरना क्या होगा, पानी के साथ जब मिट्टी बह करके आएगी तो वो मिट्टी से ही भर जाएगा और सारा पानी यूं ही व्यर्थ बह जाएगा और उनके लिए कुछ भी पानी एकत्रित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको हर वर्ष उसमें से मिट्टी निकाल देते हैं और उसको वापस गहरा कर देते हैं ताकि जब पानी बह करके आए, बारिश होए, तो बारिश के साथ जो पानी बह करके आए तो वो मिट्टी से तो भरे ही भरे, साथ में उसमें कुछ पानी भी भर जाए जो थोड़े समय के लिए उनको काम में आ सकता है। आगे पढ़ते हैं हम। टाका। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संग्रहण स्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। यानी अगर हम टाका देखें तो टाका जो है बहुत परंपरागत जल संसाधन पद्धति रही है, जल संग्रहण पद्धति रही है पश्चिमी राजस्थान की। और ये क्या होता था, लगभग हर घर या हर खेत की भूमि में जो है 5 से 6 मीटर गहरी जो है गहरा गड्ढा खोद करके और इसको जितने भी संसाधन जो उपलब्ध हैं उनसे ऊपर से ढक दिया, या तो पत्थर से या किसी तरह से ऊपर से ढक दिया जाता। जैसे आज हमारे टैंक होते हैं उसी तरह से उस समय टाँका हुआ करता था और टाँके को जो है ऊपर से उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों से ढक दिया जाता था ताकि उसमें जो पानी एकत्रित हो वो पानी उसमें कुछ गिरे नहीं, गंदा नहीं हो, पानी साफ रहे और उसको उपयोग में ले पाए, है ना। तो ये होता है टाका। पश्चिमी राजस्थान की है ये दोनों पद्धतियां, टाका और नाड़ी। आगे पढ़ते हैं हम। देखिए इस तरह का होता है टाका, अब बना दिया जाता है और ऊपर से उसको ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टाँकों का निर्माण किया जा रहा है। यानी अगर हम देखें तो क्या किया जाता है, इनमें घर की जो छतें होती हैं उन छतों से आने वाला जो पानी होता है उस पानी को संरक्षित कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है सीमेंट का लेप करने के बजाय ये लोग किस चीज़ का लेप करते हैं, मिट्टी और राख को मिला करके उसका लेप कर देते हैं ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकले, है ना भाई। क्योंकि सीधी सी बात है, टाँका जो है हर घर के आगे लोग बना रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं उनके टाँके के अंदर जो पानी भरे उसका हिसाब ना हो, इस उद्देश्य से वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ जल को मतलब सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ मिट्टी और राख को मिला करके उसका लेप कर देते हैं और उसके बाद छत का जो पानी होता है, छत का या आगोर का जो पानी होता है उसको संरक्षित कर लेते हैं इसके अंदर, टाँके के अंदर। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम जौहड़।
शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टाके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टाके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जौहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। यानी जौहड़ अगर हम देखें तो ये शेखावाटी क्षेत्र में और हरियाणा में जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि होता तो ये टाँके के जैसा ही है सेम, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग है वो टाँके से थोड़ा बड़ा होता है और गोलाकार होता है और साथ में जो है खुला होता है। इसको ढकते नहीं है, ये खुला रहता है। और बरसात जब आती है तो बरसात का जल जो है उसको इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इसको पशुओं के लिए और मानव के लिए जो है पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। जौहड़ का पानी जो है उसको आगे पढ़ते हैं हम। बेरी या छोटी कुई, यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगौर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थर से बांधा जाता है जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियाँ बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। यानी बाड़मेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये छोटी कुई या बेरी जो है बनाई जाती है। ये लगभग 5-6 मीटर का एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद करके इसका व्यास जो है 2-3 फीट रख लिया जाता है और इसकी चारों तरफ जो है पत्थरों से बांधी हुई दीवार बना दी जाती है ताकि जो जमीन का जो जल है वो रिस करके इसके अंदर आता रहे। जैसे कुआं होता है ना, उसी टाइप से होता है ये भी। तो भूमिगत जल जो है वो रिस करके आता रहे और जब गर्मी आती है और बारिश का पानी सूख जाता है तो उसको सूखने के बाद में इस पानी को जो है काम में लिया जाता है और स्थानीय भाषा में जो है इनको बेरी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम खड़ीन। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल को भूमिगत जल में वृद्धि मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। साथ ही इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। यानी अगर हम देखें तो जो खड़ीन है ये जैसलमेर ज़िले के मध्यकाल में जो है, जैसलमेर ज़िले में अगर हम देखें तो मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मण जो है उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति थी, है ना। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ कि क्या है खड़ीन। तो देखिए ये जो डायग्राम है इसको आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जैसे ये मिट्टी जो होती है उस मिट्टी की मेड़ बना दी जाती है और मेड़ बना करके उसके एक तरफ जो है पानी, एक तरफ से जो है उसको खुला रखा जाता है, ठीक है। और जैसे ही पानी, बरसात का पानी जो है, क्योंकि दीवार बनी हुई है सामने, तो पानी रुकेगा, पानी रुकता है और पानी रुक करके जो है ज़मीन उस पानी को पीती है और एक थोड़ा सा भाग जो है खुला छोड़ दिया जाता है ताकि अगली भूमि में भी पानी जा सके, ठीक है। और इस तरह से पानी जाता है और भूमि जब बहुत सारा पानी पी लेती है तो भूमि उपजाऊ बन जाती है और पास में जो छोटी कुई बनी हुई होती है उस कुई में भी पानी रिस करके ज़्यादा रहता है। हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुई जो है उसमें, कुई या बेरी जो है, बेरी में भूमिगत जल रिस करके अंदर जाता है। तो वो उस तरह से यहाँ जो पानी, जो खड़ीन भूमि जो पानी पिएगी, उस खड़ीन भूमि का पानी जो है वो रिस करके कुई में भी चला जाएगा। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं, प्राकृतिक वनस्पति तथा मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे। यानी अगर हम देखें तो जो प्राचीन काल में जो ये पद्धतियाँ थी, ये पद्धतियाँ बहुत प्रचलित रहीं और क्योंकि इनको धार्मिक उससे जोड़ दिया गया तो ये जो है अपने आप संरक्षित रहीं और आगे बढ़ती रहीं, है ना। तो यानी प्राचीन काल से ही हम जल संरक्षण या जल प्रबंधन की जो ये पद्धतियाँ हैं इनको राजस्थान में देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जल स्वावलंबन।
वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए गए। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है। यानी अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है भूमि जल का स्तर गिरता जा रहा था और जल की निरंतर मांग बढ़ रही थी, है ना। तो और जो स्थानीय स्तर पे जो जल स्रोत बने हुए थे प्राचीन काल से, उन स्रोतों की भी स्थिति खराब हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जल संकट बढ़ता जा रहा था। तो इस जल संकट की समस्या से निपटने के लिए जो है भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया है। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्थानीय स्तर पर ही जल का प्रबंधन किया जाए। सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जौहड़ व बैरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परंतु इन स्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए हैं। यानी हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही हमने पढ़ा कि राजस्थान में जो है जल संरक्षण की पद्धतियाँ रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं कि इनकी जो स्थिति थी उसमें बहुत गिरावट आने लगी और लोगों ने जो है इनका ध्यान रखना बहुत कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जर्जर स्थिति में आ गए थे, है ना। तो अब जल स्वावलंबन योजना जो है वो चलाई गई। उनको देखा उन्होंने कि भाई स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जहाँ पर जल संरक्षित किया जा सकता है ना, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। आगे हम पढ़ते हैं। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उनका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। यानी क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई कि वर्तमान जल स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, जल की मांग बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है वो उस योजना के तहत ये निर्धारित किया गया कि क्योंकि स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जिनकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन जल प्रबंधन के जो वो स्थान हैं उनको ही संरक्षित किया जाए, वापस उनको जो है उनकी स्थिति में सुधार किया जाए और सुधार करके वहाँ पे जल संग्रहण जो है किया जाए स्थानीय स्तर पर, ताकि जल की जो समस्या है उससे उसका कुछ निपटारा जो है किया जा सके। आगे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सरकार के द्वारा और जो भामाशाह यानी ऐसे दानदाता जो कि जल संरक्षण के लिए कुछ दान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सहायता से जुड़ करके और जो ये जल संरक्षण के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए। यानी जो तालाब, नाड़ी, कुएं जो कि अब लुप्त से हो गए हैं उनको वापस संरक्षित किया जाए, उनका वापस ध्यान रखा जाए ताकि वहाँ पर वर्षा जल जो है उसको एकत्रित किया जा सके। इसमें पंचायत स्तर पर नाड़ियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाली अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। यानी क्या किया जाएगा इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में, इसमें जो कुएं, बावड़ी और ये सब है, कुएं, बावड़ी, तालाब, नाड़ियाँ, ये जो है इनकी खुदाई पंचायत स्तर पर करवाई जाएगी
और उसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि इनमें जो जल आता है उस जल को रोकने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाए बीच में से, यानी जितने भी अवरोध हैं उनको हटा दिया जाए ताकि इन क्षेत्रों में आसानी से जल आ पाए, है ना। और इससे जो है इन जो जल प्राप्ति का जो मार्ग है उसको ठीक किया जा सके। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, स्ट्रैगर्ड फार्म, पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पेट, खड़ीन, जौहर, टांका निर्माण करना है। यानी कि ये जो जल स्वावलंबन योजना है इसकी अवधि लगभग 4 वर्ष होगी और इससे लगभग 21,000 जो गांव हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने कहा है कि गैर सरकारी संगठन, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं और जो अप्रवासी भारतीय हैं या अप्रवासी मतलब ऐसे लोग जो कि स्थानीय स्तर पर भागीदारी दे सकते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के इन्होंने कहा है कि हम जल संग्रहण के जो क्षेत्र हैं उनका उपचार करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें ठीक करेंगे। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन, टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना, चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के पुनर्जल भरण कार्य एवं फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि अब क्या है, इन्होंने ये जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इन्होंने निश्चित कर लिया कि अब हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण कार्य करेंगे इनके आसपास का जो क्षेत्र है ना, यानी जो जल संग्रहण के जो क्षेत्र हैं उनके आसपास जो है हरियाली कर दी जाएगी, जिससे कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वर्षा हो और ये जो जल संग्रहण के जो क्षेत्र है ना, यानी जो ये जो साधन है, इन साधनों में आसानी से जल भरा जा सके, वर्षा जल जो है उसको एकत्रित किया जा सके और एकत्रित करके उससे जो है हम आगे बहुत सारी फसलों को और बहुत सारे उद्योगों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो, और साथ ही साथ इसको जो है कहीं ना कहीं इन्होंने ये कह दिया है कि इनको, ताकि ग्रामीण जो हैं वो लोग इन जल स्रोतों से जुड़े रहें और इनको जो है बढ़ावा दें, इसके लिए हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों का जो है प्रयोग करेंगे। नुक्कड़ नाटक लगाएंगे, मेले लगाएंगे या रैलियाँ निकालेंगे, जिससे लोग जो है इनके प्रति जागरूक हो सकें और इन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा जो है वो दे। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद।